जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि प्री कम मेंस जो इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी होती है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल नए हैं इस जर्नी में और जो कि यूपी पीसीएस टारगेट कर रहे हैं 2023 या फिर 2024 को। तो इन स्टूडेंट्स के लिए हम प्री और मेंस साथ में हमें कैसे इंटीग्रेटेड प्रिपेयर करना है, किस तरीके से बुक पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाए जाएंगे, कौन से वीडियोस देखने चाहिए, कब आंसर राइटिंग करना चाहिए, कितना आंसर राइटिंग करना चाहिए, क्या सोर्सेज होने चाहिए, ये सारा कुछ हम आज के वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इन केस अगर वीडियो लंबी हुई तो ये 2 पार्ट में आएगा। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि ये एक वीडियो में ही फिनिश करने की कोशिश करें। अब होता क्या है कि अगर आप लोग नए हैं इस जर्नी में, अभी बस देख रहे हैं कि प्रिपरेशन कैसे करना है क्या नहीं है, तो आपको पक्का ये न्यूज़ मिल गई होगी कि प्री क्लियर करना इजी नहीं है। वैसे तो कोई भी स्टेज इजी नहीं है, पर भी प्री क्लियर करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और साथ साथ में अगर आपको पता होगा, जो सेंटर का एग्ज़ाम होता है यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, दोनों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल यूपीपीसीएस ने पीसीएस ने क्या किया है, यूपीएससी का सिलेबस कॉपी करके उसमें एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए हैं यूपी के। तो आपके स्टेट का जो पीसीएस है उसका सिलेबस बड़ा है यूपीएससी से, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है, जो भी यूपीएससी का प्रेपरेशन करते रहते हैं, जो स्टेज में फंसे होते हैं और जिनका ठीक ठाक प्रेपरेशन होता है, तो वो अपना लक यूपीपीसीएस में ज़रूर ट्राई करता है। तो इससे हो क्या जाता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट्स लोग को प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सिलेबस क्योंकि सेम है एज़ कम्पेयर टू अगर आप अदर पीसीएस की बात करें, तो वहाँ पे ना उनके स्टेट का क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे छत्तीसगढ़ में आपका 60% क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ से आते हैं, 50 to 60%। लाइकवाइज अगर महाराष्ट्र पढ़ेंगे तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन लैंग्वेज भी आती है, लिखना भी पड़ता है। तो बहुत सारे बैरियर्स के कारण, स्टेट स्पेसिफिक बैरियर के कारण, बाकी स्टेट के जो पीसीएस होते हैं वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता है। बट यूपीएससी और यूपीपीसीएस में कंपटीशन होता है, बिकॉज यूपीपीसीएस वाले फॉर सम रीज़न यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस बहुत कम डालते हैं। तो क्योंकि सिलेबस सेम है इसलिए कंपटीशन बढ़ जाता है। तो मान लो तुक्के से अगर आपका प्री क्लियर भी हो जाता है, और अगर आपको लगता है कि आप पूरा 1 साल प्री की प्रिपरेशन करेंगे, एक बार प्री क्लियर हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, प्री क्लियर होने के बाद में देखेंगे कि मेंस कैसे करेंगे। तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। आपको दोनों को साथ में लेके चलना है। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, जितने लोग भी इस जर्नी में एक्सपीरियंस है, कोई भी एक सिंगल बंदा आपको ये नहीं बोलेगा कि आप सिर्फ प्री का प्रिपरेशन करिए। मुझे आप एक भी बंदा ला के दिखा दीजिए, फिर उससे हम ओपन डिबेट कर लेंगे कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। बट जनरली 99.9%, बिकॉज कोई 0.1% ऐसा होगा जो लड़ने को तैयार हो जाएगा मे बी, बट 99.9% जनता जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसको पता है, जिसने एक बार प्री दे के मेंस दिया है, वो समझता है कि प्री और मेंस के बीच में कितना कम समय होता है। वहाँ पे आपको यूपी पीसीएस में आपको हिंदी का भी एक पेपर होता है 150 मार्क्स का, वो भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके साथ साथ में ऐसे एक अलग से हो जाता है टॉपिक, उसके साथ में आपके 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो इतना सारा काम आपको 2.5 से 3 महीना मिलता है, 3 महीने से कम ही मिलता है, 80 डेज़ मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो उतना पॉसिबल नहीं होता है कि सब कुछ आप प्रिपेयर भी कर लें, नोट्स भी बना लें और उसके बाद में आंसर राइटिंग कर लें, फिर आंसर राइटिंग को परफेक्ट भी कर लें। तो हमको जर्नी के स्टार्टिंग से ही इस तरीके से पढ़ाई करनी है, इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना है कि हमारा मेंस का नोट्स प्रिपेयर रहे। प्री देने के पहले हम थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग कर लें। ऑप्शनल का 1-2 पेपर ऑप्शनल हमारा रेडी होना चाहिए, और ऑप्शनल का 1-2 पेपर हम दे लें। जब हमारा मेंस का जब 1-2 टेस्ट दे दिए होते हैं ना फुल लेंथ, तो वो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है प्री में बैठने का, ठीक है। क्योंकि मेंस के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो ना, तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ते हो। इन डेप्थ क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है 1 A4 साइज़ की शीट में, ठीक है। उतना स्पेस मिलता है आपको क्या बोलते हैं, 120 वर्ड्स में, मैक्सिमम 120 से 150 वर्ड्स में आपको कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करना पड़ता है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। तो जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो उस टॉपिक की थरो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और जब भी किसी भी टॉपिक की थरो अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उस टॉपिक के बेस पे अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन और उसका आंसर तो 4 ऑप्शन में होता ही है प्री में, है ना। तो उसमें हम राइट ऑप्शन तक पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो बहुत हाई होती है, ठीक है। मिस्टेक्स तब भी करते हैं लोग, बट हमेशा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का ही काम रहता है, ठीक है। तो इसलिए मेंस प्री कम मेंस इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी को ही हमेशा फॉलो करना चाहिए। 2023 वाले अगर इसे फॉलो करते हैं तो आपके पास में राउंड अबाउट अभी 11 मंथ्स है,
ठीक है। 11 मंथ्स मोर दैन इनफ होते हैं यूपी पीसीएस के लिए। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे ना ऑप्शनल का गेम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उस तरीके से अगर ऑप्शनल को परस्यू किया जाए तो यूपीएससी के कंपैरिजन में यूपी पीसीएस का ऑप्शनल प्रिपेयर करना थोड़ा ईजियर हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ्स का टाइम भी बच जाता है और यहाँ पे हमें कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर जिस स्ट्रैटेजी से मैं आपको बताऊँगी ऑप्शनल आप उस तरीके से परस्यू करते हैं तो शायद आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि आपको मटेरियल वगैरह कहीं से देखना पड़े, तो वो बात की बात है। तो 11 मंथ्स मोर देन इनफ होते हैं। तो मैं अभी क्या करूँगी, आपको ओवरऑल टाइम लाइन में हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल 2 मंथ्स दैट इज़ जुलाई का पूरा मंथ एंड अगस्त का पूरा मंथ, ठीक है। यहाँ पे अलग तरीके के कुछ चीज़ करनी है। फिर सितंबर एंड अक्टूबर में कुछ चीज़ें करनी है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना कुछ अलग करना है। और फरवरी से लेके मई तक, क्योंकि जून में आपका पेपर रहेगा। डेट मैंने देखा नहीं है नोटिफिकेशन, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी, या तो फिर मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डेट डाल दूंगी जून का। बट जून में आपका प्री मोस्ट प्रॉबेबली होने वाला है अगर कुछ चेंजेस नहीं आते हैं तो हमारा फेब से लेके मई तक अलग अलग तरीके का प्लान रहेगा। तो विल स्टार्ट डिस्कस, हम स्टार्ट करते हैं कि हमको इनिशियल 2 मंथ्स में क्या करना है, ठीक है। पहले मैं आपको ओवरऑल चीज़ें बता देती हूँ हमें क्या करना है, उसके बाद में मैं आपसे सोर्सेज भी बता दूंगी। तो इनिशियल 2 मंथ्स दैट इज़ इन द मंथ ऑफ जून एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको NCERT की बुक पढ़नी है। कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने क्लास की पढ़नी है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। 2 मंथ में आपको NCERT कवर करनी है। कुछ वीडियो लेक्चर्स में आपको बोलूँगी, उसे आपको ट्राई करना है कि फ़िनिश करना है, ठीक है। और उसके बाद में 2 बुक्स हैं जो कि हम बोलते हैं कि जो बोलते हैं ना कि बेसिक बुक्स। एक तो NCERT की जो बुक आती है वो बेसिक हो जाती है। उसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है, मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो, और लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है जो कि पॉलिटी की होती है, ठीक है। ये दोनों बुक ऐसी बुक है जो 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं। अगर उन्होंने लक्ष्मीकांत की जगह कुछ लोग DD बासु भी पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम की जगह कुछ लोग बिपिन चंद्र भी पढ़ते हैं, बट 90% लोग का जो चॉइस होता है ना, ये दोनों बुक होता है। मैंने खुद पढ़ी है, बहुत यूज़फुल है, सारा काम यहाँ से हो जाता है। तो वाई टू गो इन सम अदर सोर्स, है ना। अगर यहाँ इस बुक में कुछ कमी रहे, क्योंकि कोई भी बुक 100% तो नहीं है, तो एनी बुक विच कवर्स योर 85% टू 90% ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, तो वो मोर देन इनफ होता है। 10% हमेशा बाउंसर रहता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हम जो बाकी लोग सोर्स फॉलो कर रहे हैं, हम भी वो सोर्स फॉलो करने वाले हैं। तो NCERT की बुक्स पढ़ना है। कुछ वीडियो लेक्चर्स कौन है, कहाँ से है, कैसे निकालना है, ये मैं आगे आपको डिस्कस करने वाली हूँ। बुक के नाम पे आपको स्पेक्ट्रम की बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो खरीद के लेके आनी है। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन, देखिए अब आपको टेलीग्राम चलाना आना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन नहीं करने को, आप चाहे तो व्हाट्सएप से हट जाइए 1 साल के लिए, चाहे तो आप फेसबुक से हट जाइए, चाहे तो आप बाकी सारे सोशल मीडिया से हट जाइए। टेलीग्राम को आप सोशल मीडिया की तरह नहीं देखेंगे, टेलीग्राम को आप बिल्कुल इस तरीके से देखेंगे कि वो आपके पढ़ाई में मदद करने वाला है। क्योंकि आपको टेलीग्राम में इतने सारे चैनल मिलेंगे, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर्च करना आ जाएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत सारे ग्रुप भी मिल जाएंगे। तो मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि सारे मटेरियल टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है, हर चीज़ के PDF का। मोस्टली आपके जो पेड कोर्सेज भी होते हैं उसके भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि कोचिंग मटेरियल, जो कोचिंग वाले मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उसका PDF वर्जन अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो वो अलाउड है, ठीक है। तो इससे उन लोग कॉपीराइट का वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं, अनलेस कोई अपना पर्सनल मटेरियल बना रहा है और उसके लिए अगर उसने कॉपीराइट का बुक किया है तो वो अलग बात है। बट जनरली जो मटेरियल है अगर उसका PDF है तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था, 2018 या 19 का जजमेंट है। उसके बाद से बहुत सारे मटेरियल आपके फ्रीली ऑनलाइन अवेलेबल हैं, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, सर्कुलेट होते रहते हैं। तो अगर कोई भी एस्पिरेंट जो कि फाइनेंशियल चैलेंज फेस कर रहा है तो उनको कुछ भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक स्मार्टफोन ज़रूरत पड़ेगा। स्मार्टफोन भी आप कम से कम रेट वाला ख़रीद लीजिए, मेक श्योर कि उसकी स्क्रीन बड़ी होगी और उसका बैटरी अच्छा होगा। उससे क्या हो जाएगा, भले चाइना मॉडल खरीद लीजिए, जब कुछ बन जाएंगे तब आप एप्पल खरीदते रहिएगा, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पे कम से कम बजट में आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारा चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, मटेरियल नहीं भी पढ़ना है तो इतने सारे वीडियोज़ अवेलेबल है कि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ भी देख लिए फ्री के यूट्यूब में, तब भी आप अगर आप ढंग से देखते हैं, ढंग से आप अगर ध्यान लगा के चीज़ों को पढ़ते हैं, चीज़ों को रिकॉल करते हैं, टाइम पे अपना टेस्ट लेते रहते हैं, तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर स्पेक्ट्रम और एक लक्ष्मीकांत, ये 2 ऐसी बुक है जो आपको लेनी चाहिए
पर अगर नहीं भी खरीदना है तो इसके भी PDF अवेलेबल है, गूगल कर लीजिएगा। गूगल में आपको मिल जाएगा। गूगल में आपको क्या डालना है कि स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री UPSC PDF डाउनलोड फॉर फ्री, ऐसा अगर आप लिख देते हैं गूगल सर्च में, इसके आसपास आपको कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा। हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आई गेस ये बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आप चाहे तो वहाँ से कर लीजिएगा, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी क्योंकि वो लंबी जर्नी होने वाली है, 1-2 साल हम पढ़ने वाले हैं। मतलब मोस्टली स्टूडेंट का 70% ऑफ द स्टूडेंट का 60 to 70% ऑफ द स्टूडेंट का रिटेंशन पावर जो होता है वो बढ़ जाता है जब वो बुक से पढ़ते हैं, क्योंकि बचपन से हम बुक से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। तो ऑनलाइन वाले बच्चे तो अभी अभी आए हैं, है ना, वो स्कूल में हैं अभी फ़िलहाल, तो हम वही वाले स्टूडेंट हैं जो बुक से पढ़े हुए हैं। तो हमारा जो रिकॉल मेमोरी पावर होता है ना वो बुक से काफ़ी अच्छा होता है। बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ऑनलाइन मटेरियल जमता है, तो इफ़ यू आर वन ऑफ देम, आप ऑनलाइन भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बुक खरीद लीजिए। और इसके साथ साथ आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है। ऑप्शनल की तैयारी आप कैसे करेंगे? तो यहाँ इसके लिए मैंने जो सबसे पहला वीडियो लाया था स्ट्रैटेजी वाला, ठीक है, अभी 1 वीक पहले, जो कि मैं 2022 वाले जो बैच है ना मेंस का, उसको जो गाइड कर रही थी, तो मेंस का जो पहला बैच है उसमें मैंने ऑप्शनल का डिस्कशन किया है। ये वाला जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जितने भी चैनल्स मैं सजेस्ट करने वाली हूँ मेरे वीडियो में, इस वाले में, उसके सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम मत करिएगा ये पूछने के लिए कि मुझे इस चैनल का लिंक दीजिए, ठीक है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप निकाल लेंगे। अगर कुछ नहीं मिलता है तो खुद से आप गूगल कर लीजिए, खुद से यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, सारा चीज़ें यूट्यूब में ही अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शनल का कैसे करना है मैंने बहुत अच्छे से बताया है उस वीडियो में। एक तो पहले आपको वहाँ जाके देखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं ऑप्शनल के लिए, स्पेसिफिक ऑप्शनल के लिए एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो वो देखना है। बट ऑप्शनल की जो तैयारी है ना वो इनिशियल 2 मंथ्स में ही हो जानी चाहिए। नाउ द रीज़न मैं आप लोग को 2023 वालों का जो वीडियो बना रही हूँ, ये मैं डिले इसलिए कर रही थी क्योंकि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड स्केलिंग, जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड वाले होते हैं, जो मैथ PCMB लेते हैं, और जो कि आर्ट्स वाले होते हैं, है ना, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले, जैसे कि जिनकी हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। तो ये जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले के, तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के मार्क्स की स्केलिंग होती थी। स्केलिंग का क्या मतलब होता है, मेंस के लिए मैं बोल रही हूँ। मेंस में जो ऑप्शनल होता है ना, मेंस में जो ऑप्शनल होता है, इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले होते हैं PCMB वाले, और एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले होते हैं। देखिए, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले अगर आप मैथ्स चूज़ करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर आपने मैथ्स का क्वेश्चन आया है और आपने सॉल्व कर दिया, क्योंकि वो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर सॉल्व कर दिया, तो अगर सॉल्व कर दिया, आंसर करेक्ट आ गया, तो आपको तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो जो 400 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर 1 एंड 200 नंबर का पेपर 2, ठीक है। ये पैटर्न भी मैंने इस वाले वीडियो में जो आपको शेयर करने वाली हूँ, जो पहले कर दिया, वहाँ पे शेयर कर दिया, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो 400 नंबर का आपका जो ऑप्शनल होता है 200-200 में डिवाइड होता है। तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले होते हैं, अगर उन्होंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, 400 में से उनको बहुत सारे स्टूडेंट का 360 भी आया है, 320 भी आया है, 310 भी आया है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है नॉन टेक्निकल वालों को, अगर आपने जो बुक से आप पढ़ रहे हैं ना, वो बुक को आप छाप भी देंगे जाके, पूरा वैसी की वैसी बुकिश लैंग्वेज में भी अगर आप आंसर लिखते हैं ना, तब भी आपको 50% मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो व्हेन आई से, तो 400 में से 200 लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल से 210 आ गया। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो थोड़े बहुत स्कोरिंग होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, थोड़ा बहुत उसमें प्रैक्टिकल हो जाता है, स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, सोशियोलॉजी हो गया जहाँ पे थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, थोड़ा सा स्कोरिंग होता है। बट उस पर भी मैक्सिमम मार्क्स आप कितना पाते हैं, 250 से 260। वो भी मैं बहुत ज़्यादा टॉपर की बात बोल रही हूँ, जो कि बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या हो जाता है कि दोनों का, मान लो इसके टॉपर का आया है 320 और इस टॉपर का आया है 250, तो आप मार्क्स का डिफरेंस देख, 70 मार्क्स का डिफरेंस है, और 70 मार्क्स के डिफरेंस में तो पूरी लिस्ट खत्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि टॉपर्स के बीच में 1 या 2 नंबर का ही फासला रहता है। तो इससे क्या, इसको दूर करने के लिए देयर वाज समथिंग कॉल्ड स्केलिंग होती थी। स्केलिंग में इन लोग क्या करते थे, कुछ नंबर टेक्निकल वालों के काट देते थे और कुछ नंबर इनके बढ़ा देते थे। इस तरीके से करते थे कि दोनों के दोनों इक्वल लेवल प्लेइंग में आ जाए। तो इसको लेवल प्लेइंग में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 35 मार्क्स इसके काट देने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों में 70 मार्क्स का डिफरेंस है, और इसके अगर मैंने 35 मार्क्स बढ़ा दिए तो दोनों के दोनों आके इक्वल लेवल पे आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं स्केलिंग, जहाँ पे
टेक्निकल बैकग्राउंड वाले टॉपर और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले टॉपर के मार्क्स को इक्वेट करते थे, उसको स्केल पे, सेम स्केल पे लेके आते थे। इससे क्या होता था कि चाहे आप टेक्निकल वाला ऑप्शनल लीजिए चाहे नॉन टेक्निकल वाला ऑप्शन लीजिए, यहाँ पे फेयर प्ले होगा, ऐसा 2018 तक होता था यूपीपीसीएस में। ये चीज़ें यूपीएससी में अभी भी होती है, बट यूपीपीसीएस ने फिर क्या कर दिया कि ये स्केलिंग को, पहले तो उसने बोला कि स्केलिंग होती थी कंपलसरी, उसके बाद में इन्होंने स्केलिंग बंद कर दी और उसके बाद में बोला कि अगर ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। और अभी सीन क्या हो गया, देखिए आप, अगर आपको खबर होगी कि मेंस का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। हमने जो 2021 का मेंस दिया था, वी वर सपोज टू गेट दैट रिजल्ट बिफोर द प्री, जो 2022 का प्री हुआ ना 12 तारीख को, उसके पहले हमारा रिजल्ट आना था, उसके पहले ही हमारा इंटरव्यू, वो साइकिल प्री के पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। बट क्योंकि ये स्केलिंग के मुद्दे पे चीज़ें रुक गई है, बिकॉज ऑफ दैट वो रिज़ल्ट आया नहीं है। तो मैं ये बोल रही हूँ आप लोग को, जो भी नॉन टेक्निकल वाले हैं वो थोड़ा सा ऑप्शनल डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार इसमें स्केलिंग की क्लैरिटी मिल जाए। ऐसे सुनने में आया है कि 10 जुलाई तक शायद तक हमारा रिज़ल्ट आ जाए, तो जो हमारा 2021 का जो मेंस का रिज़ल्ट आने वाला है उसमें स्केलिंग का क्या होता है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं ऑप्शनल का वीडियो लेके आऊँगी। तो ऑप्शनल के वीडियो के लिए आप थोड़ा वेट कर लीजिए, ऑप्शनल डिसाइड करने के लिए भी थोड़ा वेट कर लीजिए। हालांकि मैंने यहाँ पे बोला है कि हम ऑप्शनल की प्रेपरेशन हमको इनिशियल 2 मंथ्स में ही करनी होगी। तो ऑल दो स्टूडेंट्स जिसका ऑप्शनल टेक्निकल बैकग्राउंड वाला है, तो टेक्निकल बैकग्राउंड में क्या आ गया, पीसीएम भी आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स, इसके साथ साथ में सिविल इंजीनियरिंग वाले जो भी लोग होंगे, या फिर अकाउंटेंसी वाले जो अकाउंट्स वाले होते हैं वो होते हैं, है ना, जहाँ पे भी जिसके भी न्यूमेरिकल चीज़ें आती हैं वो वाले बंदे। इसके साथ साथ में लिटरेचर वालों का भी मार्क्स बहुत अच्छा आता है। तो हिंदी लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, लैंग्वेज वाले जैसे सिंधी लिटरेचर हो गया, उर्दू लिटरेचर हो गया, तो लिटरेचर वालों के भी मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और इसके साथ साथ में संस्कृत के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ऑप्शनल, अगर आपको ऑप्शनल इनमें से एक है तो वो अब इस प्लान को स्टार्ट कर सकता है। एंड एनीवन जो कि नॉन टेक्निकल वाला करना चाहता है वो थोड़ा दिन रुक जाए, एक बार क्लैरिटी मिल जाती है कि स्केलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बेसिस पे फिर हम अपना ऑप्शनल डिसाइड करेंगे, फिर मैं आपको विकल्प बताऊंगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो अभी जो नॉन टेक्निकल वाले हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें ये जो टेक्निकल वाले हैं उन्हें क्या करना है, टेक्निकल वालों को ये ऑप्शनल वाला जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना ये स्टार्ट कर देना है। कैसे करना है इसका डिस्कशन ऑलरेडी मैंने वीडियो में कर दिया है, वो वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें इनिशियल 2 मंथ्स में करना है। कितनी एनसीईआरटीज पढ़नी है, कितने वीडियो लेक्चर्स देखना है, ये और स्पेक्ट्रम कैसे कवर करना है, लक्ष्मीकांत कैसे कवर करना है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो पहले 2 मंथ में हम पढ़ने वाले हैं ना, पेन को हाथ मत लगाइएगा, ना पेन रहेगा आपके हाथ में, ना पेंसिल रखिएगा और ना ही आप कोई भी हाइलाइटर रखिएगा। इस जर्नी में 2 मंथ में तो आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी चाहिए। न्यू स्टूडेंट्स आपके लिए स्पेसिफिक है, क्योंकि अभी तक आप लोग को अवेयरनेस नहीं है कि नोट्स कितने बनाने हैं। ये मैं 100%, आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट अपने कॉलेज में रहे होंगे, स्कूल में रहे होंगे, इस जर्नी में आपको, जब तक इस जर्नी में आप 3-4 महीने गुजार नहीं लेते हैं तब तक आपको ये अवेयरनेस नहीं होगी कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। मेरे, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे मेंस के, उसमें मैं बता भी रही हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तब भी आपके समझ में नहीं आएगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आपको इस जर्नी में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जो मैं आपको पढ़ने बोल रही हूँ वो पढ़िए, उसके बाद में जो मैं वीडियो लेक्चर्स देखने बोल रही हूँ वो देखिए। ये सब देखने के बाद में जो नोट्स, जो पहली बार आप पेन या पेंसिल पकड़ेंगे अंडरलाइन करने के लिए या फिर नोट्स बनाने के लिए, वो होगा फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर के पहले आप पेन पेपर बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा। ठीक है, और फिर नोट्स मेकिंग होती है, तो नोट्स भी आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो पेन एंड पेपर के थ्रू बना सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन नोट्स बना सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, PDF वर्ड्स या फिर एक्सेल पे बना सकते हैं। और एक स्पीच टू टेक्स्ट का ऑप्शन होता है जिसमें हम टेलीग्राम पे ही नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पीच टू टेक्स्ट कैसे नोट्स बनाते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी कवर किया है, छोटा सा वीडियो है, 2-3-5 मिनट का है आई गेस, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी, उससे पहले देख लीजिएगा नोट्स मेकिंग के पहले। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू, क्योंकि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं और हमारे पास में पेन नहीं होता है हैंडी, जब हमारे पास में हमारे ऑनलाइन नोट्स हैंडी नहीं होते, तो हम अपने फ़ोन पे स्पीच टू टेक्स्ट के सारे फटाफट नोट्स बना सकते हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं डाल दूँगी। उसके बाद आते हैं सितंबर एंड अक्टूबर में हमें क्या करना होगा। अब हमें प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर कौन सा पढ़ना है, 5 साल का हमें प्री का पेपर, जो पास्ट 5 ईयर्स का प्री एंड पास्ट 5 ईयर्स का मेंस, ये जो पेपर है ना इसको बार बार देखना है। यहाँ पे आपको
जब हम NCERTs कंप्लीट करेंगे, NCERTs कंप्लीट करने के बाद में व्हेन वी विल मूव टू वीडियो लेक्चर, तो NCERTs और वीडियो और लेक्चर के बीच में भी हमको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी टाइम टेबल में, ठीक है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप प्रीवियस ईयर पेपर अपनी NCERT पढ़ने के बाद पढ़ लेंगे। तो जब पहली बार आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे, आपको पल्ले कुछ नहीं पढ़ने वाला, स्टिल आपको बस एक रीडिंग लगानी है, ठीक है। उसके बाद में सितंबर अक्टूबर में आपको फिर से जो पेपर यहाँ पे पढ़ा है ना, 5 साल प्री और 5 साल मेंस का, यहाँ पे आप फिर से पढ़ेंगे। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ा, बट ये पढ़ने के बाद में थोड़ा बहुत तो मतलब कम से कम 2 या 5% आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसे आता है। उसके बाद में जब आप अपनी NCERT फिनिश करेंगे, वीडियो लेक्चर क्योंकि आपका जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो स्पेसिफिक टू UPPCS एंड मतलब PSC की जर्नी के लिए है। तो आपको जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा इस तरीके से ही पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं बहुत सारे लोग वीडियो लेक्चर में, तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। वो करने के बाद में जब आप स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ मिल जाता है, आपको पता हो जाता है कि आपकी बुक में क्या है, ठीक है। एक बार आपने बुक पढ़ ली, उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर में जाते हैं ना, तब इसको आप समझ पाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर हम क्यों पढ़ते हैं? प्रीवियस ईयर पेपर हम पढ़ते हैं सो दैट जिस एग्ज़ाम की हम प्रेपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का पैटर्न हमें पता होना चाहिए। जैसे कि यही NCERT की बुक हमें पढ़नी होती है जब हम SSC का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जब हम कोई भी PCS का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, या फिर हम UPSC का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, या फिर हम 10th या 12th का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, है ना, 10th या 12th का। तो बुक हमें सेम पढ़नी है NCERT, मगर 10th और 12th में जिस नेचर ऑफ क्वेश्चंस पूछता है, SSC में जो नेचर ऑफ क्वेश्चन पूछता है, PSC और UPSC का नेचर, इवन दो सिलेबस सेम है, बुक सेम पढ़नी है, मगर जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस पूछता है ना, उससे हमारा किस तरीके से हम उसे एग्ज़ाम को परस्यू करना है, किस तरीके से हमें वो पेपर को प्रिपेयर करना है, वो एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। UPPCS और PCS का भले ही सिलेबस सेम होगा, पैटर्न ऑफ स्टडिंग, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस बहुत अलग होते हैं, ठीक है। जब हम PCS की बात करते हैं, UPPCS की बात करते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हमको ज़्यादा देखने को मिले हैं, जो कि हमारे फैक्चुअल क्वेश्चंस में आते हैं, जहाँ पे फैक्ट्स और फिगर्स पूछे जाते हैं। और अगर हम UPSC की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन एनालिटिकल होते हैं, जहाँ पे उस टॉपिक से आपको एनालाइज करना है, खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने हैं, एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने हैं, चीज़ें आपको सजेस्ट ज़्यादा करनी है UPSC में, ठीक है। सेम सिलेबस सेम बुक से पढ़ रहे हैं मगर पैटर्न अलग है, इसीलिए किस तरीके से पढ़ना है वो कौन डिसाइड करेगा? आपका प्रीवियस ईयर पेपर। जिसने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं पढ़ा, जिसने ये एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं समझा, उसका ये एग्ज़ाम निकलेगा, तुक्के से निकल गया तो निकल गया। बट मैंने आज तक कोई भी ऐसा टॉपर नहीं देखा है जो तीनों स्टेज क्लियर किया है और जिसको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में ना आया हो। जिस बच्चे को एग्ज़ाम पैटर्न पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में समझ में आ गया, वो फर्स्ट गो में निकाल लेगा। जिस स्टूडेंट को थर्ड अटैम्प्ट में समझ में आया, वो थर्ड अटैम्प्ट में निकालेगा। गेम बस यही होता है कि पढ़ते सब हैं, बुक सारा कंप्लीट कर लेते हैं, मगर जिसको जिस दिन समझ में आया, और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे IIM गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपको बहुत सारे टॉपर्स मिल जाएंगे। आप इस जर्नी में बहुत सारे टॉपर्स के स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने वाले हैं। बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने अपने करियर में, थ्रू आउट देयर करियर, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करके एवर गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, पर इस जर्नी में आने के बाद में दे फेल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इट, और जिसके कारण उनको मोर देन 1 या 2 अटैम्प्ट लग गया है जस्ट टू क्लियर प्रिलिमिनरी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपर हैं जिन्होंने 4 या 5 प्री फेल किया है, बट जिस दिन उन्होंने प्री क्लियर कर लिया ना, उस दिन उन्होंने मेंस भी क्लियर किया है, इंटरव्यू भी क्लियर किया है, और उनके अच्छे खासे रैंक आके वो IAS की पोजीशन भी पाए हैं, या फिर SDM की पोजीशन भी पाए हैं, या डिप्टी कलेक्टर की भी पाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बुक सेम होने वाली है। जिस दिन आपको इस एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आया, उस दिन उस दिन के बाद से आप इस एग्ज़ाम की जर्नी में बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे, और फिर आप उस जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं ना, 10 से 20% लोग, उस कैटेगरी में आ जाएंगे, और फिर आपका कंपटीशन वहाँ से चालू होगा। तब तक हमें क्या करना है? पढ़ते रहना है और वीडियोस देखने हैं, और जो मैं बता रही हूँ वो करना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जब इस बार देखेंगे तो आपको अब आइडिया हो जाएगा कि जो बुक पढ़ी है वहाँ से अब कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ने के बाद में अब हम ये जो साइकिल है ना, जो ये पहले 2 मंथ में चीज़ें पढ़े ना, NCERT, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, है ना, इसे हम अभी दोबारा पढ़ने वाले हैं। तो अब क्या किया? पहले हमने रीडिंग करी, उसके बाद में हमने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा,
उसके बाद में जो हम रीड कर रहे हैं उससे ही रिलेटेड हमने वीडियो देखा, और ये वीडियोस कौन लेते हैं? एक्सपर्ट्स लेते हैं। उन्होंने या तो यूपीएससी दिया होता है या तो उनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ होता है, पीएचडी वगैरह रहते हैं, उनको एग्जाम पैटर्न बहुत बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो वीडियोज़ बना रहे हैं और उनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा है ना, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, बिकॉज ऑफ दैट हम उनके वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो पहले हमने सिंपल रीडिंग किया, उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर देखा, फिर वीडियो लेक्चर देखा। ये सब देखने के बाद में हमने सेकेंड टाइम प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा, और उसके बाद में हम फिर से रीड करने जा रहे हैं सेम मटेरियल जो हमने फर्स्ट 2 मंथ्स में रीड किया है। अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो नोट्स बनेंगे ना, 2 टाइप के बनेंगे, एक तो प्री से रिलेटेड बनेंगे और एक तो मेंस से रिलेटेड बनेंगे। एज ए स्टूडेंट आपको समझ में कैसे आएगा कि प्री से रिलेटेड क्या नोट्स हैं, मेन से रिलेटेड क्या नोट्स हैं? तो ये जैसे ही अब हमारा जैसे ही अगस्त का मंथ ख़त्म होने वाला होगा, 15 अगस्त तक मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी, जहाँ पे मैं हर एक एनसीईआरटी के एक बुक पकड़ूंगी और स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर के कुछ पेजेस का आपको पढ़ के दिखाऊंगी, और मैं ये बताऊंगी कि उस वाले पेज में से प्री के लिए आपको क्या निकालना है और मेन्स के लिए क्या निकालना है। ठीक है, तो बी रेस्ट एश्योर कि इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। मेरा सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद भी टाइम काफ़ी बचता है, राइट? तो मैं आपके साथ में हूँ सिलेक्शन तक। मैं वीडियो के माध्यम से तो मैं आपको गाइड करते रहूँगी। ठीक है, दैट इज़ व्हाट माई एम इज़ बेसिकली। चाहे मेरा सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, मैं वीडियोज़ तो बनाते रहूँगी और गाइड करते रहूँगी। ठीक है, तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर कि मैं अगस्त में ये चीज़ें आपके लिए बता दूँगी। नहीं भी होगा तो मैं नोट्स मेकिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं गाइड करने वाली हूँ, मेरे नोट्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो आपको गाइडेंस मिलता जाएगा। मगर अभी इनिशियल 2 मंथ आपको पेन से तो दूर रहिए, पेंसिल से दूर रहिए, हाइलाइटर से दूर रहिए। आपका सिर्फ काम है बुक खोल के पढ़ाई करनी है और ईयरप्लग्स लगा के आपको वीडियो लेक्चर देखना है। हो सकता है कि जो आप पढ़ रहे हैं पूरा भूल जाएं, हो सकता है कि जो आप वीडियो सुन रहे हो पूरा भूल जाए। इट इज़ ओके, बिकॉज हम 2 महीने के बाद फिर से उसको पढ़ने वाले हैं और उसका नोट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, पर पहले 2 मंथ में, जुलाई एंड अगस्त में बिल्कुल कुछ मत करिएगा नोट्स, क्योंकि जहाँ आप नोट्स बनाने लगे ना, तो जो काम हम ये 2 महीने में ख़त्म कर सकते हैं ना, ये आप ड्रैग करेंगे जुलाई से अक्टूबर के बीच में। अगर आपको बहुत शौक है, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपने बोला कि मैम जुलाई के मंथ में मैंने ये सब कंप्लीट कर लिया, अब मैं क्या करूँ अगस्त में, तो अगस्त में क्या करिएगा, आप 2 बार रीड कर लीजिए सेम चीज़ें, पर नोट्स मत बनाइएगा। पहले 2 मंथ में आपको सच बता रही हूँ, मैं कितना भी आपको गाइड कर लूँ, मैं अगर अपने नोट्स भी आपको ला के दे दूँगी ना, तब भी आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको कितने नोट्स बनाने हैं। तो गिव इट सम टाइम, इस जर्नी को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा इससे फैमिलियर हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपके नोट्स कितने होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिया हमने सितंबर में, फिर एनसीईआरटी फिर से पढ़ना है जो पढ़े हैं, और नोट्स बनाना है। स्पेक्ट्रम पढ़ के नोट्स बनाने हैं, पॉलिटी पढ़ के नोट्स बनाने हैं। 2 टाइप के नोट्स होंगे, प्री और मेन स्पेसिफिक। ये कर लिया इन बुक से। उसके बाद में जो एडिशन आपका आ जाएगा वो होगा एडिटोरियल जो है, न्यूज़ एडिटोरियल्स होते हैं। तो 2 तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं, या तो आप न्यूज़पेपर बंधवा लीजिए। ठीक है, तो मैं पहले 2 मंथ में आपको करंट अफेयर्स पढ़ने नहीं बोल रही हूँ, पहले 2 मंथ में मैं आपको न्यूज़ पढ़ने नहीं बोल रही हूँ। न्यूज़ रीडिंग जो हम स्टार्ट करेंगे वो फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इस जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं हम, या एडिटोरियल जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसके कितने नोट्स बनाने हैं हमको? तो इनिशियल स्टेज पे नोट्स नहीं बनाना है, इसके भी बिल्कुल नोट्स नहीं बनेंगे। ऑल यू विल डू इज़ यू विल ईदर रीड द न्यूज़पेपर एडिटोरियल सेक्शन जो आता है न्यूज़पेपर का, या तो वो रीड करेंगे, या तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कौन से वीडियो रेफ़र करने हैं इसके लिए। वो वीडियो आपको डेली बेसिस पे आ जाते हैं, बहुत अच्छा है। मतलब एक राउज़ करके राउज़ करके एक वो है कोचिंग सेंटर है, जो कि यूट्यूब चैनल है, नॉट कोचिंग सेंटर, यूट्यूब चैनल है। इनका आता है डेली न्यूज़ एनालिसिस करके, डेली न्यूज़ एनालिसिस करके आता है। तो DNA राउज़ का, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से होता है। ये देखिए, ये राउज़ का आप चैनल है, मैं आपको इसको दिखाऊंगी यूट्यूब में, थोड़ा रुक जाइए। बट इस तरीके से देखिए, ये DNS दिख रहा है आपको, 24 तारीख का, 23 तारीख का, 22 तारीख का। एक्सेप्ट संडे आपको हफ्ते के 6 दिन का न्यूज़ आपको मिल जाता है। कभी कभी वीडियोज़ बड़ी होती है और कभी कभी वीडियोज़ छोटी होती है।
ठीक है। बट आपको 1 घंटा लगेगा और थोड़ा धीरे बोलते हैं मैम एंड सर लोग, तो आप अगर 1.5 की स्पीड से भी देखते हैं तो आपका थोड़ा सा समय बच जाएगा यहाँ पे। मगर दिन में जो आपको न्यूज़ वाला सेक्शन है ना, यहाँ से कवर हो जाएगा। क्या इसके नोट्स बनाने हैं? बिल्कुल नहीं, नोट्स हमें नहीं बनाना है। पर न्यूज़ हमें क्यों रीड करना है? न्यूज़ हमें रीड करना है ताकि हम इस जर्नी के लिए प्रिपेयर हों, ताकि हमारा माइंड ओपन हो, हमारे पर्सपेक्टिव बने, जिससे हमारे आंसर राइटिंग में आगे काम आए। मगर फिलहाल जो नोट्स बनाएंगे ना, आपको पहली बात तो नोट्स बनाना आएगा नहीं, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है वो नहीं पता होगा। पता चला कि जहाँ पे 300 वर्ड का जो 400 वर्ड की जो न्यूज़ है उसका नोट्स आप बना रहे हैं 300 वर्ड्स का, तो ऐसे नोट्स नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस न्यूज़ एडिटोरियल आपको या तो पढ़ना है किसी एक न्यूज़पेपर से, या तो जो डीएनएस मैंने आपको बताया है वहाँ से आपको न्यूज़ देखना है। डीएनएस के अलावा और कहाँ से देख सकते हैं? बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे। ओनली आईएएस हो गए, ठीक है, ओनली आईएएस के अलावा आई गेस बाईजूस हो गए। ये सारे लोग डेली का न्यूज़ कवर कर रहे हैं। ओनली आईएएस वाले जो सर है ना, आई थिंक उनका जो वीडियो है वो बायलिंगुअल है, तो जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है वो वहाँ से देख सकता है। बट बायजूस एंड राउज़ वाले जो हैं उनका जो एडिटोरियल है, जहाँ तक मुझे पता है वो इंग्लिश में आता है। बट आई थिंक बायजूस वाले और राउज़ वाले अब हिंदी मीडियम की तरफ भी फोकस करने लग गए हैं, तो हो सकता है उनका एडिटोरियल भी आता होगा हिंदी में। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर आप ओनली आईएएस का देखते हैं तो ओनली आईएएस का जो डेली होता है वो बायलिंगुअल होता है, उनके जो मटेरियल होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं और वो जो एक्सप्लेन करते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में करते हैं, तो वो भी आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। बट आपको सिर्फ न्यूज़ देखना है, मगर इसमें आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। उसके बाद में आपको इस वाले मंथ में क्या करना है, एक आंसर पर डे लिखना है। पर डे आपको एक आंसर लिखना है, और इसके साथ साथ सितंबर और अक्टूबर में पर डे आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। तो ये हो जाता है नोट्स मेकिंग वाला। उसके बाद में इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड जैन हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल था। तो अब आपको मैं स्टार्ट करती हूँ कि एग्जैक्टली करना कैसे, एक एक चीज़ का मैं सोर्स बताती हूँ, ओके। तो आते हैं जो पहले मंथ में, जुलाई एंड अगस्त में, पहला दिन आपका होगा 1 जुलाई। एनसीईआरटी की बुक तब तक आपको ले आने हैं, ठीक है। और कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है हमें, कौन से सब्जेक्ट की स्पेसिफिक पढ़ना है, तो हमें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी की पढ़नी है। कितने क्लास की पढ़नी है? सब बोलते हैं 6 to 12, 6 to 12, नहीं 6 to 12 करेंगे तो करना चाहिए वैसे, बट ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी कितनी पढ़नी है आपको, तो देखिए स्टार्ट करिए आप एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड से। 11th की अगर आपको एनसीईआरटी समझ में आ रही है हिस्ट्री की, अगर आप हिस्ट्री जाएंगे 11th एंड 12th को 3 पार्ट में है हमारा हिस्ट्री का बुक, तो वहाँ से आपको लेके आनी है 11th 12th की हिस्ट्री की बुक, ठीक है, एनसीईआरटी। 11th की अगर आपको समझ में आ रही है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बाउंसर नहीं जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि स्टोरी क्या है, देन इन दैट केस यू विल बी लिमिटेड टू 11th और 12th का एनसीईआरटी हिस्ट्री की। बट अगर आपको लगता है कि 11th वाला थोड़ा बाउंसर जा रहा है, आपको बैकग्राउंड चाहिए इस चीज़ का, तो आपको क्या करना है, 10th की बुक लेके आ जाइए, ठीक है। 10th की बुक लाने के बाद में अगर उस 10th में भी आपको लग रहा है कि बाउंसर जा रहा है, तो देखिए 9th की जो बुक है ना, 9th की बुक जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा बोला है, इंडिया की हिस्ट्री नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले 11th 12th की पढ़ने की कोशिश करना है। अगर 11th 12th आपसे बाउंसर जा रहा है, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, 7th 8th एंड 10th की बुक आपको पहले पढ़नी है, ठीक है। सो 11th जो 7th 8th 10th 11th 12th, इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो लगभग सेम है, इसमें इंडिया के हिस्ट्री की बात किया हुआ है, ठीक है। पर होगा क्या, जो 9th वाला जो बुक है ना, तो आपको क्या करना है, या तो आप 11th 12th प्लस 9th की बुक पढ़ लीजिए। बट अगर आपको 11th 12th बहुत ज़्यादा बाउंसर जा रहा है, इन दैट केस स्टार्ट फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड, 8th कर लीजिए, 9th कर लीजिए, 11th 12th कर लीजिए। वो भी बाउंसर जा रहा है तब जाके आप 7th 8th 9th 10th 11th 12th ऐसा करिएगा, ठीक है। तो रिवर्स में जाइए, सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आप लोग को यूपी पीसीएस वालों को सारे बुक पढ़ने क्यों नहीं बोल रही हूँ, इसका भी मैं आपको लॉजिक दे देती हूँ, वरना फिर आप मेरे को बोलेंगे मैम ये वाला कहाँ से लेके आए। क्योंकि जब हम प्री का प्रिपरेशन करेंगे ना, तो प्री के प्रिपरेशन में हमें घटना चक्र पढ़नी है। घटना चक्र की बुक आती है प्री को लेकर, उसमें हमें इन डिटेल सारा चीज़ें पढ़ना है, जिसमें आपका ऑटोमेटिकली आपके जो एनसीईआरटी के जो प्री बेस्ड क्वेश्चन है ना वो कवर होते हैं,
ठीक है। तो ऑलरेडी इस बुक में वो चीज़ें कवर है, मगर अगर हम यूपीएससी वालों की बात करें तो यूपीएससी वालों के लिए ना शायद मैं बोलती हूँ, क्योंकि उन लोगों को उनकी जो रीडिंग स्पीड रहती है, उनको नंबर ऑफ़ आवर्स भी ज़्यादा पढ़ते हैं वो, तो उनको तो भाई पढ़नी चाहिए। मेरे को लगता है कि उनको 8th से लेकर 12th तक की बुक पढ़नी चाहिए। बट आप थोड़ा सा इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप घटना चक्र पढ़ने वाले हैं, यूपीएससी वाले ये घटना चक्र नहीं पढ़ने वाले हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट उनको पहले ही कवर करना पड़ता है एनसीईआरटी से। आपके लिए क्या है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन करना है, तो वो इंट्रोडक्शन आप 11th 12th एंड 9th से भी कर सकते हैं। समझ में नहीं आया तो एक एक क्लास पीछे चले जाइएगा, ठीक है। मगर 9th की बुक कंपलसरी है, बिकॉज ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, और बाकी 11th 12th पढ़ना है आपको। नहीं होगा तो फिर 10th ऐड करिए, फिर आप 8th ऐड करिए, 7th करिए, 6th करिए, ठीक है। पॉलिटी में आपको क्या करना है, पॉलिटी में आपको सिर्फ सेम चीज़ें 11th एंड 12th पढ़ना है। उसके बाद में समझ में नहीं आया तो 10th और 9th पढ़िए, एक साल पीछे जाते जाते, ओके। उसके बाद में ज्योग्राफी क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी वैसे तो सिर्फ 11th की पढ़नी होती है, बट 12th की एक बार देख लीजिएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट बुक 11th की होती है। पर अगर ज्योग्राफी के कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं 11th से, ठीक है, तो फिर आप एक साल पीछे जाते जाइएगा। मुझे ज्योग्राफी थोड़ा टफ लगा था, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी इसको लेकर। मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे थे, मैं भूल गई थी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब भूल गई थी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया 6th क्लास से लेकर, बहुत ही बेसिक वाला जो एनसीईआरटी होता है ना, सोलर सिस्टम वगैरह दिया हुआ है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। मुझे तो सोलर सिस्टम का वो सीक्वेंस भी याद नहीं था, ठीक है, इतना बुरी हालत था। तो मुझे 6 से स्टार्ट करनी पड़ी थी। तो वही इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जाइएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एसएससी वगैरह की तैयारी किए, तो उनको फिर इतना ज़रूरत पड़ता नहीं है, वो लूसेंट वगैरह पढ़े होते हैं, तो वो अगर सिर्फ 11th 12th भी करते हैं तो उनके लिए मोर दैन इनफ होगा। क्योंकि मैं इसलिए भी स्किप कर सकते हैं, हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में घटना चक्र पढ़ना है, अच्छी खासी बुक है, प्री से रिलेटेड है, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा सारा फैक्ट कवर होगा जो कि हम एनसीईआरटी में पढ़ने वाले हैं। ये एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो गई। ये होने के बाद में ये पूरी एनसीईआरटी देखिए, जनरली आपको 6 से लेकर 6 बुक मिनिमम लगेगी, और प्लस 9th की बुक तो आप 7 बुक बोल दीजिए, 7 प्लस अगर अब एडिशनल कुछ करना होगा तो एवरेज बच्चों के लिए हम एडिशनल अगर 2-2 साल और ऐड कर देते हैं, तो 2-2 4 2 6 और ऐड कर देते हैं, तो आपको 13 बुक पढ़नी है। पतली पतली बुक होती है, बहुत समय लगता नहीं है। तो अगर आप इस 13 बुक को 20 दिन भी देते हैं, क्योंकि इनिशियल जब आप पढ़ाई करना चालू करते हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड कम होती है, 10-12 दिन में ना डबल होती जाती है स्पीड। उसके बाद में तो आप मतलब 400 500 पेज भी अगर आपको ग्लांस करने बोलेंगे ना, तो वो भी आप 9-10 घंटे में 400 पेज करते हैं ग्लांस। ऐसा करते हैं लोग, मैंने खुद ने किया है, इसलिए मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, ये करते हैं लोग, ठीक है। बट इनिशियली आपकी स्पीड कम रहेगी, तो आप मान लीजिए 20 या 25 डेज़ पकड़ लीजिए, अलग अलग इंडिविजुअल की स्पीड को लेकर। तो इनिशियल 25 डेज़ में आपको ये कंप्लीट करना है अपनी एनसीईआरटीज़। उसके अगर आप 20 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, जो 21st डे होगा एंड 22nd डे होगा या 23rd डे होगा, कुछ लोग को 1 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, कुछ लोग 3 दिन या कुछ लोग 4 दिन। तो 2 से लेके 5 दिन के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है। मैंने आपको बोला था ना प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में क्या करना है, 5 साल का, पिछले 5 साल का, 21, 20, 19, 18, 17 से लेके 2021 तक का प्री का पेपर आपको देखना है। 2017 से लेके 2021 तक का मेंस का पेपर आपको पढ़ना है। शायद आपको बाउंसर जाए, शायद आपको समझ में ना आए, बस एक बार पढ़ के आप ख़त्म कर दीजिए, ये आपको ड्यूटी है आपकी, ठीक है। ड्यूटी जब होती है तो वो कंपलसरी होती है, इसके लिए आपके पास में ना ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है आपके पास में। कम से कम ये जो 7 एनसीईआरटी है और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है 10 साल के, ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कितनी बढ़ती है, आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डेज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम टाइम टेबल बनाएं और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ जुलाई से लेके हम 20th ऑफ जुलाई तक 21 दिन के अंदर कोशिश करेंगे हमारी एनसीईआरटीज़ फिनिश करने के लिए, ठीक है। जिनको 25 दिन लगता है तो इस टाइम टेबल को एक्सटेंड करके 25 जुलाई कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ तो एवरेज स्टूडेंट का 20 दिन में हो जाएगा, क्योंकि 13 बुक पढ़नी है, सबको 13 भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि जो पॉलिटी की बुक है वो सिर्फ 2 ही पढ़नी होती है, 2 में ही समझ में आ जाता है, किसी को भी 9-10 पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर भी देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार। उसके बाद में मान लो हम 20 तारीख करते हैं तो 21, 22, 23, 24 जुलाई तक आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर जो 10 साल का है वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। यहाँ कंप्लीट किया आपने, उसके बाद आपको देखना है वीडियो लेक्चर्स, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने फिर से बोल दिया है कि 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक एनसीईआरटी फिनिश करनी है। फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर 3 से 4 दिन में, 3 से 5 दिन में, 5 दिन दे दिया, 21, 22, 23, 24, 4 दिन दे दिया यहाँ पे। हालांकि दो या 3 दिन में फिनिश हो जाएगा आपका ये, ठीक है, पर भी मैंने 4 दिन दिया, एक्स्ट्रा 1 दिन दिया यहाँ पे, तो वो करके आप यहाँ पे फिनिश करिए। एनसीईआरटीज़ पढ़ने के समय, क्योंकि आप बहुत सालों के बाद पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब हमने स्कूल में पढ़ा हुआ था जिनका सीबीएसई था, तो हो सकता है कि आपको कुछ समझ में ना आए, हो सकता है कि आपको पढ़ते ही भूल जाएं, तो इट इज़ ओके। आपको यहाँ पे दी ओनली थिंग यू हैव टू डू फर्स्ट, जो पहली रीडिंग कर रहे हैं, पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक सिर्फ आपको पढ़ डालना है, ठीक है। कुछ समझ में आए ना आए, कुछ पल्ले पड़े ना पड़े, हो सकता है कि 100% ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग से निकल गया हो, आपको लग रहा हो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो कोई बात नहीं। आपका ड्यूटी है कि आप पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक इसको रीड करना है, जितनी भी एनसीईआरटीज़ मैंने बोली है उन सब चीज़ों को, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को भी आपको सिर्फ वही करना है, पूरा पढ़ डालना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हर ऑप्शन पढ़ना है। वो ऑप्शन पढ़ने के बाद में आपको बस क्वेश्चन पढ़ते जाना है आपको, ठीक है। वैसे अगर प्री का चाहें तो लास्ट 10 to 15 ईयर्स का जो प्री का सॉल्व्ड पेपर आता है वो भी आप ला सकते हैं, मगर इनिशियल 2 महीने में आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ क्वेश्चन से familiar होना है। तो फेमिलियरिटी के लिए आपको फ़िलहाल बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर लेटर ऑन आपको ख़रीदनी पड़ेगी, बट फ़िलहाल मैं आपका खर्चा नहीं कराऊंगी, ठीक है। सिर्फ पढ़ते जाइए, समझ में आए ना आए कोई बात नहीं। अंडरस्टैंडिंग कहाँ से बनेगी? थोड़ी थोड़ी, जब हम आने वाले हैं वीडियो लेक्चर से, ठीक है। वीडियो लेक्चर में हमें क्या देखना है? सबसे पहले वीडियो लेक्चर में हमें इकोनॉमिक्स के वीडियो देखने हैं, ठीक है। 30 to 40 वीडियोज़ होंगे। कहाँ से देखना है मैं अभी आपको बताऊँगी। और ज्योग्राफी के वीडियो देखना है। ज्योग्राफी के वीडियो 3 सोर्सेस से देखनी है। एक तो मृणाल के वीडियो देखने हैं, मृणाल में एक रतांजलि मैम है, उन्होंने कवर किया है, उनके वीडियोस देखने हैं। उसके बाद में कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट, रतांजलि मैम के जो क्लासेस हैं वो लिटरली कोचिंग जो लिया था ना, ये बहुत पुराने लेक्चर्स हैं, तो बेसिकली आई थिंक कि 2016 या 17 के लेक्चर हैं, ठीक है। तो जब मेरे सर ने मेरे को 2020 में ये लेक्चर से इंट्रोड्यूस किया था, तब भी वो लेक्चर्स रेलेवेंट थे। और जब मैं आपको ये बता रही हूँ, आप ये देखिएगा, लेक्चर देखने के बाद में जब आप घटना चक्र पढ़ेंगे या बुक पढ़ेंगे तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मुझे पता है कि ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, बट ये लेक्चर्स इतने ब्यूटीफुली तरीके से कवर किए गए हैं कि वो आज भी रेलेवेंट है। आप ट्रस्ट करिए, जो भी बंदा आपको सजेस्ट कर रहा है जेन्युइनली आपको ये बता रहा है कि तैयारी कहाँ से करना है, वो आपको ये चैनल ज़रूर बताएगा। इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर का एक बहुत फेमस है सर, वो फ़िलहाल अभी अनअकैडमी से भी जुड़े हुए हैं आई गेस, बट उनका खुद का भी पर्सनल चैनल है। तो मृणाल सर जो है, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, मृणाल सर के वहाँ से आपको इकोनॉमिक्स कवर करना है। मृणाल सर खुद इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो उनके खुद के वीडियोज़ है, पुराने हैं मगर वो आज तक रेलिवेंट है। नए में भी सर ने वीडियोज़ डाले हुए हैं, मगर क्योंकि मैंने नए देखे नहीं है, मैंने जो 2019 में मैंने देखे थे पहली बार, और 2020 में मैंने उसको रिपीट किया था, ठीक है। तो 2019 के जो वीडियो देखा, 2020 को जो रिपीट किया, वो आज तक रेलेवेंट है। यूपीपीसीएस में वो आज तक काम आता है, क्योंकि नहीं, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। एनपीए किसको बोलते हैं, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सोसाइटी किसको बोलते हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सारी चीज़ें। तो जो आपका बेसिक पार्ट है ना, वो बेसिक आपको टर्मिनोलॉजी जो है ना इकोनॉमिक्स रिलेटेड, वो तो हमेशा से सेम थी, आज भी सेम है। 1950 से जब से आरबीआई आया, 1950 से जो चीज़ें चलते आ रही हैं वो आज तक चलते आ रही है। एसबीआई जो था वो जब से वो स्टार्ट हुआ है, आज भी वही है ना। शेड्यूल कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन जो थी वो आज भी वही है। जो भी अमेंडमेंट्स भी हुए हैं वो भी सर ने कवर किया है। तो इसलिए इवन दो ये ओल्ड वीडियोस है, ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज इन्होंने जिस तरीके से पढ़ाया है ना, उस लेवल का पढ़ाना मुझे नहीं लगता कि अभी भी मार्केट में, मैं भी आपको पढ़ाने जाऊँगी ना, मैं इतना इन डेप्थ हर एक चीज़ को शायद कवर नहीं कर पाऊँगी। तो हमें क्या करना है, पहले हमें ये ओल्ड वीडियोज़ को देख लेना है। ये थोड़े थोड़े बड़े वीडियोज़ हैं, यहाँ से आपकी बिल्कुल कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलने के बाद में फिर आप छोटे वीडियोस देखिए बहुत सारे। इसके बाद मैं और सजेस्ट करूँगी, स्लीपी क्लासेस करके एक है चैनल, वो सजेस्ट करती हूँ। बहुत सारे छोटे मोटे आईएएस कॉरिडोर के कुछ वीडियोस मैं आपको सजेस्ट करूँगी। तो जैसे समझो लर्निंग का क्या है, ये आपको ओवरऑल पूरा कवर नहीं करेगा, मगर छोटे छोटे टॉपिक हो गए, मॉनसून हो गए, ठीक है। मॉनसून होने के बाद में अपना साइक्लोन पकड़ लीजिए, उसके बाद में प्रेशर बेल्ट पकड़ लीजिए। तो समझो लर्निंग वाले ने क्या किया, ये छोटे छोटे जो टॉपिक हो जाते हैं ना, जो सिलेबस में दिए हुए,
उसको इन्होंने 10 से 15 मिनट के वीडियो में कवर किया है। बट ये वीडियोस जो है समझो लर्निंग वाले, वो तभी रेलिवेंट होंगे जब आप एक बार ना मृणाल और रतांजलि मैम का जो वीडियो है ना वो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको जो NCERT जो पढ़ना है ज्योग्राफी का, तो अमित सेन गुप्ता करके हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने NCERT चैप्टर वाइज कवर की है। दी ओनली चैलेंजेस, अमित सेन गुप्ता की जो इंग्लिश है, उनकी जो एक्सेंट है वो थोड़ी सी हाई लेवल की है। तो अगर आपको पूरा 100% इंग्लिश समझने में अगर आपको दिक्कत होगी तो फिर आप क्या करिएगा, रतांजलि मैम ने बायलिंगुअल यूज़ किया हुआ है, समझो लर्निंग बायलिंगुअल है, और अमित सेन गुप्ता सर पूरा प्योर इंग्लिश है। तो ये 3 चैनल मैं आपको दूंगी, मगर रतांजलि मैम के वीडियो सबको देखने हैं। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं, सेकेंड सोर्स क्या फॉलो करते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको ऑल्टरनेटिव भी देते जाऊँगी टाइम एंड अगेन, ठीक है। वैसे ही इकोनॉमिक्स के जो मृणाल सर के वीडियोज़ हैं, वैसे तो 85 से 100 वीडियोज़ उन्होंने अपलोड किए हैं, बट आई थिंक जो हमें देखने हैं रेलिवेंट, वो इनिशियल 30 to 40 वीडियोज़ ही हमारे लिए रेलिवेंट होंगे। जब तक हमारे वो इनिशियल कंसेप्ट समझ में आते हैं ना, तब तक के ही रेलिवेंट है। एक बार आपने देख लिया, आगे की वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बजट के वीडियो हो गया, इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो हो गया, वो सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स का फिर स्लीपी क्लासेस वालों ने भी बहुत अच्छे से कवर किया है, उन्होंने शॉर्टकट में कवर कर लिया है। मृणाल सर के वीडियोस थोड़े से ज़्यादा लंबे हैं, मगर इनिशियल पार्ट में आप इसे स्किप मत करिए। हम में से किसी ने भी नहीं किया है। हम जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्पेशली विद इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सबका बैकग्राउंड यहीं से है। बहुत सारे टॉपिक शायद आपको नहीं बताएंगे, मगर पढ़ते हैं मृणाल सर से, सबको ही पढ़ते हैं। जैसे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले आपके सर हैं, मानिएगा नहीं, सबसे ज़्यादा पहली बात तो वो फ्री में सब चीज़ देते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट में वो हेल्प करते हैं, मगर आपको जो डॉक्यूमेंट पढ़ा रहे हैं वो फ्री में देते हैं। सबसे ज़्यादा गाली भी वही खाते हैं। सारे चैनल वाले उन्हीं की पकड़ के बुराई करते रहते हैं। यार, हर एक इंसान का पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। उनका चैनल है, उनकी मर्जी, उन्हें जो बोलना है वो बोलेंगे, राइट। उन्हें जो कवर करना है करेंगे। एटलीस्ट वो पैसे तो नहीं ले रहे हैं पढ़ाने के लिए। मैं भी जब आगे जाके मेंटरशिप कर रही हूँ तो मैं मेंटरशिप के पैसे ले रही हूँ, राइट। कम से कम वो सर जो भी पढ़ाते हैं उसका पढ़ाने का पैसा नहीं ले रहे हैं। बट यार, हर किसी को सर्वाइव करना है। एटलीस्ट उन्होंने सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट को उन्होंने हायर किया हुआ है पार्ट टाइम जॉब के लिए, है ना। तो जैसे आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वालों को क्रिटिसिज्म करने के बाद भी आपको उनके वीडियोस देखने पड़ते हैं। लोग, मैं देखती हूँ उनके वीडियोस में आई गेस 20-30 हज़ार लोग वीडियो देखते हैं, 1000 लोग भी उसको लाइक नहीं करते, 2000 लोग भी लाइक नहीं करते। लाइकवाइज मृणाल सर का भी सेम है, देखेंगे सब कोई नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। बट मैं आपको ये बोल रही हूँ, ये आप स्किप मत करिएगा, ये समझ के कि मैम आपको ओल्ड वीडियो बता रही है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहीं से मिलने वाली है। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर आपको जो भी सोर्स पिक करना है वो कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी यूट्यूब में जाके किसे सर्च कैसे करना है। गूगल पे यूट्यूब पे जाइए, मृणाल सर इकोनॉमिक्स वीडियो डालिए, तो ये वाले सर का आ जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे, मृणाल पटेल, ठीक है। 15.7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत पुराने हैं सर। 811 वीडियो एज ऑफ दिस डेट, लेटर ऑन चेंज हो सकता है। उनकी वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। अब ये क्या करते हैं, ये हर साल पढ़ाते हैं ना इकोनॉमिक्स, तो हो सकता है हर साल वो पूरा बेसिक कवर कर रहे हैं। बट मैंने जो जहाँ से पढ़ा है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने करंट वीडियो देखे नहीं, तो उसकी क्या लैंग्वेज है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, मुझे वो पता नहीं है। तो आप चाहें तो ये वाला भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी रिसेंट डलता जा रहा है, इकोनॉमिक्स टू 2022, है ना। क्योंकि सर हर साल आपको फ्री में सब चीज़ें पढ़ाते हैं, ये मुझे पता है, ठीक है। और जैसे कि अगर आगे दिखा देती हूँ मैं आपको, 2020 ये रहे, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है, ये रीसेंट वीडियोज़ हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स और उन्होंने मिलके पढ़ाया था, मगर देखिए 60 वीडियोज़ हैं यहाँ पे। मैं इस वाले को भी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। इसके पहले हम आगे जाएंगे जहाँ पे हमको जाना है। जो मैं आपको ज्योग्राफी के लिए बोल रही थी, जो मैम के लिए जो हमको देखना है, वो भी मृणाल सर की ही चैनल में उनके वीडियोज़ अपलोडेड है। राजतानिल सोलंकी मैम के वीडियो है, देखिए ये वाले, ज्योग्राफी फॉर UPSC जनरल स्टडीज़ बाय राजतानिल सोलंकी, IRS ऑफिसर हैं ये। इन्होंने 367 रैंक था 2014 में। 57 वीडियोज़ हैं इनके, ठीक है। जब इनको जाएंगे यहाँ पे, यहाँ जाने के बाद में देखिए ये लेक्चर्स हैं आपके, इसके आपको सारे लेक्चर्स देख डालने हैं, क्योंकि जो बेसिक आपका क्लियर होगा ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट एवरीथिंग, वो यहीं से होने वाला है। एक बार यहाँ से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, उसके बाद में आप समझो लर्निंग और अमित सेन गुप्ता सर के वीडियोस देखेंगे, फिर आपको ज्योग्राफी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्री के लिए बस आपको क्या पढ़ना होगा, घटना चक्र पढ़ना होगा। बट जो आपका मेंस का जो होता है ना, अंडरस्टैंडिंग होती है, जो अपने ज्योग्राफिकल फीचर होते हैं,
फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका जो कंसेप्ट है ये सारा हमें यहीं से पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये वाला हो गया, ज्योग्राफी यहाँ से कवर करिएगा। 57 वीडियोज़ हैं, 57 वीडियोज़ आपको देखने पड़ेंगे, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं। इकोनॉमिक्स के वीडियो थोड़े बड़े हैं, ठीक है। तो जो जो हमने पढ़े हैं इकोनॉमिक्स के लिए वो ये वाले हैं। इकोनॉमी जो मैम की जो ज्योग्राफी के वीडियो है ना, उसके नीचे 2 वीडियो के बाद में 85 लेक्चर जहाँ पे दिख रहा है ना आपको, उस पर क्लिक करना है। ये वाले वीडियोज़ आपको एक एक करके देख डालने हैं, ठीक है। यहाँ से चालू होता है आपका ओवरव्यू दिखाएंगे सर आपको, उसके बाद में बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है ना। बहुत पुराने वीडियोज़ हैं। अगर मैं इसको देखूँ, ये 85 वीडियो में सारे वीडियो नहीं देखने हैं, ठीक है। इनिशियली जो L1 P1 है ना, P1 P2, तो ये L1 P1 P2 ये इसके तो सारे देखने हैं वीडियो, ठीक है। ये देख लीजिए। तो ये अब P9 तक आ जाएगा, लेक्चर 1 का P9 तक आ जाएगा, ठीक है, PPT 9। उसके बाद में आपको L2 भी देखना है, ठीक है। L2 देखते जाइए, L2 पूरा देखना है हमें। उसके बाद में L2 में आके जब हम ये जो देखते जाइए, इनफैक्ट जबकि ये जो P7 P8 वाले हैं ना, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, बट इसको स्पीड से आप देखते जाइएगा एक एक करके, ये आपको कंसेप्ट समझा देंगे। फिर L3 बहुत ज़रूरी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको बोलते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होते हैं, L3 आपको पूरा देखना है, ठीक है। उसके बाद आप चलते जाइए, L4 आ गया। L4 में 14 फाइनेंस कमीशन अब रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि अब 15 फाइनेंस कमीशन आ गया, अब नेक्स्ट भी आ जाएगा। तो ये वाला L4 का जो P7 है ना, ये आप छोड़ सकते हैं। P6 भी छोड़ सकते हैं। अच्छा सॉरी, मैं L4 का बता देती हूँ। L4 आपको छोड़ देना है। L4 में आपको, क्योंकि यहाँ पे बजट 2015 बोल रहा है ना, तो बजट का जो करंट वाला बजट आएगा उसको पढ़ेंगे ना हम, तो L4 आप छोड़ दीजिएगा। L4 का P1 P2 P3 छोड़ सकते हैं, P4 भी छोड़ सकते हैं, P5 भी, P6 P7 P8 आपको देखना पड़ेगा। तो L4 का P8, क्योंकि वो GST के बेसिक फीचर्स हैं तो वो आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ L4 का P8 देखना है, बाकी P7 तक छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में GDP कैलकुलेशन का मेथड जो लेक्चर नंबर 5 है, L5 का, ये देखना है आपको। इस पर भी आपको P1 देख लीजिए, P2 देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है ना, तो वो तो 2015 का है, तो ये ज़रूरत की बात, ये नहीं देखना है आपको। उसके बाद में ये देख लीजिएगा, L5 रेलेवेंट है। L5 का जो P3 है, तो L5 का P1 देखेंगे, उसके बाद में P2 स्किप करेंगे L5 का, फिर L5 का P3 आपको देखना है, ठीक है। P4 भी आपको देखना है। P5 मेक इन इंडिया मत देखिए, क्योंकि वो हम पढ़ लेंगे तो हमको समझ में आता है, ठीक है। P5 P6 छोड़ दीजिए। P7 बहुत इंपॉर्टेंट है, L5 का P7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। ये समझ गए तो इससे एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, UPPCS में। फिर में L6 को आप छोड़ दीजिए, L6 का पहला छोड़ दीजिए, दूसरा आप देख लीजिए, ठीक है। पहला वैसे गोल्ड 36 मिनट का आपको देखना है तो देख लीजिएगा L6 का, मगर P1 आप छोड़ सकते हैं। P2 आपको देखना है, P3 भी आपको देखना है, एंड P4 भी आपको देखना है, P5 भी देखना है, 6 भी रेलिवेंट है, 7 भी रेलिवेंट है। तो बस एक लेक्चर छूटा है, मत छोड़िए, देख लीजिए, ठीक है। L6 पूरा देख लीजिए। उसके बाद जो है ना, ये यहाँ तक आपको पूरा देखना है। उसके बाद के जो वीडियोज़ है ना, वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि देखिए इसके बाद के जो वीडियोज़ हैं वो कंसेप्ट उतने नहीं होते, सिर्फ मतलब जो टर्म होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, उसके बाद में PPP का कौन सा मॉडल होता है, ये सब बताया है। तो ये आप रीड भी कर लेंगे ना, जो करंट अफेयर्स के डॉक्यूमेंट्स हमको आने वाले हैं ना, वहाँ से हमने रीड भी कर लिया ना, तो खुद की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। जो हार्ड कोर इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट है ना, वो यही सब है कि फॉरेक्स रिजर्व किसको बोलते हैं ना, फेड रेट कट है उसको किसको बोलते हैं। उसके बाद में हमारा ये जो कहाँ गया ये हमारा TPP किसको बोलते हैं, RCEP क्या है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है ना, ये सब चीज़ों के लिए कंसेप्ट ज़रूरी है। तो ये कंसेप्ट यहाँ से समझ लीजिए। सो P6 तक जो लेक्चर, एक मैंने बताया है जो बजट वाला, तो आपको पूरा ही छोड़ना है, उसको सिर्फ एक लेक्चर पढ़ना है। L6 तक आपका रेलिवेंट है। उसके बाद में L7 आप छोड़ सकते हैं, L7 ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। पर भी आगे देख लेते हैं L8 क्या बोल रहा है। L8 भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वगैरह है, ये सब देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये अब मैं आपको किसी दूसरे चैनल से पढ़ाऊंगी बेटर तरीके से, स्लीपी क्लासेस ने अच्छा कवर किया है। बाकी ये सब चीज़ें रेलिवेंट नहीं, देखिए ख़त्म हो गया यहाँ पे, इतना ही पढ़ना है आपको। तो इवन दो 85 वीडियोज़ है, बस इतना अगर आपने कंसेप्ट कर लिया ना, जितना मैंने अभी तक आपको बताया है दिखा के,
उससे आपका इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में जब आप वो डीएनएस की वीडियो देखेंगे ना राउस वाले, तो जब भी वो सीआरआर आएगा, एसएलआर आएगा, या बैंक रेट बोलेगा, रेपो रेट बोलेगा, एनपीए बोलेगा, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज का बोलेगा, सेबी का बोलेगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें, बड़े बड़े टर्म्स होते हैं। और क्या होता है, कोचिंग जब आप करंट अफेयर्स का पढ़ते हैं तो वो आपको हर टर्म एक्सप्लेन करने नहीं जाएंगे। तो टर्म को पहले आपको खुद समझ लेना है यहाँ आके मृणाल सर के यहाँ से। उसके बाद जो आपके लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा वो आपको डीएनएस वाले पढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ से हो जाता है। तो आपको मृणाल से 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो ज्योग्राफी पढ़ना है और एक तो ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में जो मैंने आपको चैनल दिखाया है वो भी दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं समझो लर्निंग, है ना, समझो लर्निंग आ गया। यहाँ पे पर्पल कलर का उनका ये लोगो है उनका। 2.93 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। रोहित डागर नाम है सर का, ऐसे दिखते हैं ये। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये। इनके जो पुराने वीडियोस होंगे हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है, मिलेंगे आपको आगे। फिजिकल ज्योग्राफी देखिए, यहाँ पे आइए। ये इन्होंने क्या किया, 15-15 मिनट के देखिए, जो आपका अर्थ का इंटीरियर है, क्रस्ट, मेंटल कोर, उसको इनको उन्होंने 8 मिनट में समझा दिया है। फिर जियोलॉजिकल टाइमलाइन को भी याद करवाया उन्होंने 10 मिनट में। ठीक है, साइक्लोन का और एंटी साइक्लोन दोनों कवर कर दिया है। इतना ही देख लेंगे और इसको लिखना आ गया ना आपको, तो आप 14 मिनट के वीडियो में ये टॉपिक आता है, मेंस में आप कर लेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन किसको बोलते हैं, ओशनिक करंट किसको बोलते हैं, ठीक है, वो उसका मैकेनिज्म क्या है, जेट स्ट्रीम किसको बोलते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो एक बार आपने मृणाल सर की वो मैम से पढ़, सोलंकी मैम से पढ़ लिया। उसके बाद में आके आपने एनसीईआरटी पढ़ी, अमित सेन गुप्ता को पढ़ना है तो वो कर लीजिए, वरना आप जो कोई कंसेप्ट में आप फंस जा रहे हैं तो समझो लर्निंग में आके उसको एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको सेन गुप्ता सर का, अमित सेन गुप्ता इज़ ब्रिलियंट, वो सर जो है ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अमित सेन गुप्ता 14 लाख सब्सक्राइबर है इनके, रीज़न है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उन्होंने एनसीईआरटी को क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ आगे, क्योंकि जब इन्होंने ये कंप्लीट कर दिया ना ज्योग्राफी, ये देखिए एनसीईआरटी दिख रहा है आपको क्लास 12th, वैसे ही आपको रिवर्स इन इंडिया का पूरा दिख जाएगा। वैसे ही आप आगे नीचे जाते जाएंगे तो आपको पूरे क्लास का एनसीईआरटी मिल जाएगा। ठीक है, तो बस सर्च करना है। अभी देखो क्लास 11th आ गया यहाँ पे, वैसे ही नीचे जाते जाएंगे क्लास 8th आ गया, तो उन्होंने पूरा कवर किया है। ठीक है, क्लास 12th की ज्योग्राफी फिर से कवर, देखो 9th का, 10th का, है ना। तो इन्होंने लिटरली चैप्टर वाइज सारे एनसीईआरटी कवर किया। दी ओनली थिंग इज़ कि सर का जो पूरा लेक्चर है बायलिंगुअल नहीं है, सिंगल लैंग्वेज में है, इंग्लिश में बोला है उन्होंने। तो थोड़ा सा अगर आपको लैंग्वेज बैरियर होगा तो आप शायद बाकी चैनल में आप जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो ही इज़ अमेजिंग, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर जो होंगे 25 जुलाई से लेके 10 या 15 अगस्त तक आपको ये वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, हो सकता है किसी की स्पीड ज़्यादा हो, ज़्यादा जल्दी ग्रैस्प कर ले, जिनको ज्योग्राफी अच्छा होगा वो जल्दी जल्दी कर ले, है ना। जिनका इकोनॉमिक्स अच्छा होगा, बैकग्राउंड होगा, तो उनको तो एक एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 15 से 20 दिन आपको इसमें लगेगा। अब क्या करिएगा, जैसे ही अगस्त 10 आता है ना, तो आप क्या करिएगा, इवन दो अगर आपके कुछ वीडियोस बच जाते हैं ना, तो आप ये स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत ना पढ़ना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, पढ़ते पढ़ते फिर आप क्या करिएगा, दिन में बुक भी पढ़ते जाइएगा और साइड बाय साइड आप क्या करते जाइएगा, लेक्चर भी एक दिन सुनते जाइएगा, क्योंकि बोर हो जाता है ना इंसान सेम काम करते हुए। तो व्हाट यू कैन डू इज़, मैं यहाँ पे टाइम लाइन ज़रूर डाल रही हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। सो व्हाट यू कैन डू इज़, 25 तारीख के बाद से ही वाई नॉट आप वीडियो लेक्चर और स्पेक्ट्रम को एक साथ पकड़ लें। दिन में 2 घंटा आप स्पेक्ट्रम पढ़िए और बाकी आप वीडियो देखिए। फिर जब वीडियो देख के बोर हो जाएं, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। दैट वे, क्योंकि बुक तो आपको फिनिश करनी है ना पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे टाइम लाइन डाल देती हूँ। मैं टाइम लाइन इसलिए डाल रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि अप्रॉक्सीमेटली अगर इतना दिन लेते हैं तो हमारा 2 महीने में ये चीज़ें कंप्लीट होने वाली है। पर अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है, अगर आपको वीडियो लेक्चर एनसीईआरटी के साथ में देखने, तो वो भी कर सकते हैं। इनिशियल स्टार्ट तो करिए, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में आते हैं,
एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आते हैं, तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो लेक्चर देखना है, हो सकता है ना कि देखिए वीडियो लेक्चर देख के एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद जब आप बुक पकड़ेंगे तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से बुक समझ में आए, क्योंकि हालांकि बुक समझनी नहीं है, हमको सिर्फ रीड करनी है, बट दैट वे ऑल्सो यू कैन डू। मैं आपको सिर्फ इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रोफार्मा दे रही हूँ। इस प्रोफार्मा को आप किस तरीके से अमेंड करते हैं, अपनी नीड, अपने रिक्वायरमेंट, अपनी रीडिंग स्पीड, आपकी इंटरेस्ट कितना डेवलप हो रहा है, उसके हिसाब से इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मगर आपको करनी है, इस टाइमलाइन में करनी है। कुछ एग्जाम्पल टाइमलाइन मैं आपको दे रही हूँ, इस डेट से इस डेट के बीच में, इसको आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, एनसीईआरटी कोशिश करिएगा कि ख़त्म करिएगा बिफोर यू जंप इनटू वीडियो लेक्चर, बिकॉज वीडियो लेक्चर इंटरेस्ट आने लग गया ना, फिर आप एनसीईआरटी स्किप कर देते हैं, वो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो लेक्चर से किसी को इंट्रोड्यूस ना करूँ इनिशियल स्टेज पे। मैं सबसे पहले मैं एनसीईआरटी बोलती हूँ लोगों को पढ़ने के लिए, उसके बाद ही किसी और को जंप करती हूँ, बट क्योंकि मुझे वीडियो में बनाना है, बताना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बट मेक श्योर कि आप सिंसियर स्टूडेंट बन के एनसीईआरटीज़ को फिनिश करिए। उसके बाद में आप क्या करिए, जो स्पेक्ट्रम होगा और लक्ष्मीकांत होगा, स्पेक्ट्रम की जो बुक है ना वो आपकी फिनिश हो जाती है 7 दिन में। ठीक है, और बचे हुए दिन में आप लक्ष्मीकांत पढ़िएगा। ठीक है, और दिन में आप बोलेंगे कितना घंटा देना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है हमको, दिन में सिर्फ इनिशियल स्टेज पे 6 to 8 आवर्स देना है। वैसे 8 आवर्स देना रहता है, मगर 6 to 8 आवर्स भी देंगे तो मोर देन इनफ है। 6 आवर्स भी देंगे तो इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि इट्स नॉट वेरी इजी कि आप बैठ जाएं, है ना। तो 6 घंटा भी अगर आप दे रहे हैं तो समझ लीजिए आप आसपास पहुंचेंगे। हो सकता है कि 2 महीने का जो आपका ये है टाइम टेबल है वो 2.5 महीना खींच जाए, बट इट इज़ स्टिल ओके, है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप जब नेक्स्ट मंथ मूव करें अगस्त में, तो हो सकता है कि आपके स्पेक्ट्रम की 2-3 चैप्टर बच गए होंगे, या फिर लक्ष्मीकांत के आखिरी के यूनिट्स बच गए होंगे, या फिर 8-10 वीडियो देखने के बच गए होंगे। इट इज़ ओके, ये हमारा अप्रॉक्सीमेट टाइमलाइन है। हर किसी की स्पीड अलग होने वाली है, कभी काम आ जाएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट इस जर्नी में बने रहिए, ट्रस्ट मी, आगे जाएंगे तो आप चीज़ों को कंप्लीट करने लग जाएंगे। ठीक है, जब ये जो पहले का इनिशियल 2 मंथ्स है ना, यहाँ पे ही आपको ये सब चीज़ें करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, है ना, अगर मैं चाहूँगी कि आप 8 घंटा दें, इस 8 घंटे में आपको 3 घंटा ऑप्शनल के लिए निकालना है। ठीक है, और बाकी 5 घंटे में आप ये जो मैंने आपको ये टास्क दिया है ना, एनसीईआरटी पहले करना है, वीडियो लेक्चर करना है, ये इसको टास्क बोलेंगे अपन। ठीक है, तो ये जो टास्क दिया है मैंने आपको 5 घंटे में, ये टास्क को आपको फिनिश करना है। अब ये ऑप्शनल के लिए क्या करना है इस 3 घंटे में, ये तो ऑप्शनल का एक बार क्लैरिटी आ जान दीजिए स्केलिंग की, उसके बाद ही तो डिसाइड करेंगे ना कि हमें कौन सा ऑप्शनल लेना है। अगर स्केलिंग नहीं हो रही है, और अगर आपके पास में चांस है कि आप थोड़ा टेक्निकल देख लें, या फिर मैं आपको कुछ ऐसे लिटरेचर वगैरह अगर आपको मैं सजेस्ट कर सकूं, थोड़ा सा उसमें मेहनत कर लें, तो यार हो सकता है कि मेहनत करने से मार्क्स आ जाए, है ना। क्योंकि उसके बाद हिस्ट्री लेने से मार्क्स तो आने वाले हैं नहीं, उसके बाद भी इंसान टॉपर बन सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ज्योग्राफी के भी बहुत सारे टॉपर हैं, मगर यार अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के 100 में बहुत कम ज्योग्राफी के टॉपर हैं, है ना, बहुत कम इकोनॉमिक्स के टॉपर है। अगर स्केलिंग लागू नहीं हुई ना तो मुश्किल हो जाएगा। एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर की पोजीशन तो आप भूल जाइए। ठीक है, तो ये सब बता रहे हैं, आप खुद भी ट्रेंड देख लीजिएगा, और लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए सारे ओल्ड स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अगर सक्सेसफुल होता है तब जाके आप लोग को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ऑप्शनल के लिए थोड़ा रुक जाइए, मगर ये टाइमलाइन ऐसे रहेगा कि 8 घंटे में आपको डिवाइड करना है। ऑप्शनल में आपको क्या करना है वो लिंक पे एक बार देख के रखिए, जब ऑप्शनल डिसाइड कर लेंगे तो वो कर लीजिएगा। और अभी जब तक हम ऑप्शनल का क्लैरिटी नहीं देते हैं आपको, तब तक आप 6 घंटे की पढ़ाई में ये टास्क को आप फिनिश करिए। ठीक है, उसके बाद में वीडियो अभी लंबा हो गया, उसके बाद में सितंबर के बाद क्या करना है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई होप न्यू स्टूडेंट लोग को ओवरऑल मैंने जो बताया है वो समझ में आ गया होगा। कंप्लीट नहीं हुआ है वीडियो, मगर आपके पास में इनफ टास्क समझ में आ गया है, आपको ओवरऑल चीज़ें समझ में आ गई है, किस तरीके से हम जाएंगे, आंसर राइटिंग कब करेंगे, फुल लेंथ कब देंगे, ये सारी चीज़ें मैंने अपने टाइमलाइन में कवर करी है। और आपको स्टार्टिंग के 2 मंथ जो जुलाई आने वाला है, जुलाई से लेके अगस्त में मुझे क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से वीडियो देखना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास में 3-4 दिन बचे हुए हैं ना 1 जुलाई आने के लिए, तो आप क्या करिए, और भी वीडियोज़ पे जाइए जो भी आपको यूट्यूब में अच्छे लगते हैं, जिनकी वे ऑफ टीचिंग आपको अच्छी लगती है, वो भी अपने कहीं ना कहीं आपको बिगनर्स लोग के लिए वीडियो डाले होंगे, वो जाके देखिए। कुछ बातें मेरी पकड़िए, कुछ बातें उनकी पकड़िए, कुछ और तो 4-5 चैनल की बातें पकड़ के खुद का एक फुल प्रूफ प्लान बनाइए। स्टार्टिंग के 2 मंथ का ही बनाइए, कुछ और मत करिए।
कोई भी चैनल अगर आपको बोल रहा है ना नोट्स बनाइए स्टार्टिंग में, तो प्लीज़ सिर्फ नोट्स बनाने वाली बात पे आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैंने भी गलती करी और जो भी बिगनर होगा ना उनसे आप पूछिएगा गलती, नोट्स मत बनाइए। स्टार्टिंग के 2 दिन में वो आपको जितना भी पढ़ने बोल रहे हैं ना वो पढ़ के फिनिश कर लीजिए, और जितना भी वीडियो देखने बोल रहे हैं वो कर लीजिए। वो अपने मैंने जो आपको सजेस्ट किया उसको, और वो आपको कुछ एडिशनल बता रहे हैं तो वो करने आप स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग में नोट्स आप मत बनाइए। अब वो जो नोट्स मेकिंग का बोल रही हूँ ना, वो ऑप्शनल एक्सेप्शन केस है। ऑप्शनल एक अलग ही पिक्चर है ऑल टुगेदर। ये जो ऊपर के 5 के जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट है ना, स्टार्टिंग के 4 पॉइंट जब अपन कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी वीडियो लेक्चर स्पेक्ट्रम एंड लक्ष्मीकांत, इसमें हमें नोट्स नहीं बनाना है। कोई और भी अगर नोट्स बनाने बोल रहा है ना, मैं सिर्फ 2 महीना आपको रुकने बोल रही हूँ। 2 महीना रुक जाइए, इस जर्नी को स्टार्ट करिए, जम जाइए, उसके बाद तो नोट्स ही बनाना है। थ्रू आउट योर लाइफ ही नोट्स बनाना है। बिना नोट्स के तो मैं आप रहूँगी नहीं। मैं हमेशा लॉन्ग कट जाती हूँ। मैं आपको स्पेक्ट्रम से भी नोट्स बनवाऊंगी और आपको मैं लक्ष्मीकांत के भी नोट्स बनाने बोलूँगी। मैंने बनाया है, बहुत सारे टॉपर्स ने बनाया है। दैट्स हाउ आई स्टडी एंड दैट्स हाउ आई विल सजेस्ट। तो आपको आगे जाके नोट्स ही बनाने हैं, ठीक है। तो आप बस 2 महीने रुक जाइए, 2 महीने नोट्स मत बनाइए। बट आप बाकी की वीडियो देखिए, फुल प्रूफ प्लान बनाइए। कब तक का प्लान बनाएंगे? सिर्फ 2 महीने का, ठीक है। इसके आगे मत जाइए, इसके आगे एक बार रुक जाइए। सितंबर में क्या करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे आपके जो इनिशियल कंसेप्ट जो होंगे ना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी एटलीस्ट इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी में। हिस्ट्री बहुत अच्छे से आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसी इतिहास को पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, और फिर उस इतिहास को हम दोहराएंगे कब? स्पेक्ट्रम पढ़ के। वो खत्म हो गया। पॉलिटी जो है ना, पॉलिटी आपको अभी समझ में नहीं आएगी, मगर पॉलिटी हर एक स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। इसके लिए रिपीटेड रिवीजन लगते हैं। तो फिलहाल आप इस बुक को पढ़िए। इसका आगे क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट जो आएगा ना, वो सितंबर के मंथ से आएगा। वहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल लक्ष्मीकांत को आपको सिर्फ रीड करके फिनिश करना है। तो ये हो जाता है इनिशियल 2 महीने में क्या करना है। अगले वाले वीडियो में अगले 3-4 महीने की हम बात करेंगे। जय हिंद।